नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। और करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे सभी मंत्रीगण भी मंच पर उपस्थित हो गए हैं। मैं मंच पर आसीन सभी माननीय मंत्रीगण एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्मानीय मंत्रीगणों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे कृपया अपना स्थान लें। माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। महाकवि दिनकर जी ने कहा है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आज का यह कार्यक्रम विविध प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हुए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा राजस्व विभाग के 362 नव चयनित रण विजेता शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने हेतु आयोजित किया गया है। आज हमारे समक्ष मंच पर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही माननीय मंत्री जी श्री करण सिंह वर्मा जी राजस्व विभाग, माननीय मंत्री जी श्री एंदल सिंह कंसाना जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, माननीय मंत्री जी श्री लखन पटेल जी पशुपालन एवं डेयरी विभाग, माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी वे नहीं आ पाए हैं, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी एवं श्री उमाकांत उमराव जी प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग, श्री एम सेल्वेंद्रन सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, श्री अजय गुप्ता जी संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव मैम आयुक्त भू अभिलेख एवं राजस्व आयुक्त तथा डॉक्टर पीएस पटेल संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्रीगण की गरिमामय उपस्थिति के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं सुश्री अनुभा श्रीवास्तव मैडम आयुक्त भू अभिलेख राजस्व आयुक्त से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमारे माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अब मैं श्री अरुण विश्वकर्मा जी अपर संचालक मंडी बोर्ड से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर पीएस पटेल संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर पीएस पटेल जी से अनुरोध करूंगी संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वे माननीय विधायक जी श्री भगवान दास सबनानी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं पटेल सर से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री उमाकांत उमराव जी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि राष्ट्र की सबसे ताकतवर शक्ति युवा शक्ति है, क्योंकि एक युवा ही नई ऊर्जा, नया जोश और नई सोच का स्रोत होता है। भारत विश्व का सर्वाधिक युवा शक्ति वाला राष्ट्र है तथा इस युवा जनसंख्या के सामर्थ्य से ही
देश ने न सिर्फ अपने स्वतंत्रता पश्चात के 75 वर्षों की यात्रा व्यापक सफलताओं के साथ पूर्ण की है, अपितु अगले 25 वर्षों के अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी सक्रिय है। इस युवा शक्ति के सामर्थ्य को आकार देने के लिए और शासन प्रशासन के स्तर पर अपना सक्रिय योगदान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार भी दृढ़ संकल्पित है। इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम हमारी भावी पीढ़ी के युवा अधिकारी एवं कर्मचारी गणों के नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित है। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अजय गुप्ता सर को, संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, कि वे मंच पर पधारे एवं स्वागत उद्बोधन के द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित एवं मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी मंत्रीगण व अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम प्रदेश में युवा रोजगार सृजन से संबंधित है। युवाओं को रोजगार समृद्ध बनाना सदैव ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित रोजगार उपलब्ध कराकर अल्पकाल में ही कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में 3 महत्वपूर्ण विभाग क्रमशः किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजस्व विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के नवनियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है, जिससे कि यह युवा अधिकारी न सिर्फ शासन प्रशासन की योजनाओं को क्रियान्वित कर प्रदेश के लक्षित वर्ग समूह तक अपना लाभ प्रदान करें, अपितु प्रदेश व राष्ट्र को प्रगति पथ की ओर अग्रसर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। आज के इस कार्यक्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारियों के 256 पदों पर, राजस्व विभाग के नायब तहसीलदारों के 36 पदों पर तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सहायक पशु चिकित्सक के 70 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इस प्रकार 362 नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मैं पुनः आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति पर सहृदय उनका आभार व्यक्त करता हूं तथा उपस्थित मंत्रीगणों व अन्य अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री श्री लखन पटेल जी का, कि वे हमारे नव चयनित अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विराजमान इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों और किसानों के मसीहा आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे साथी मंत्री वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह कंसाना जी, आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, साथी विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, मंच पर विराजमान सभी अधिकारी गण और मेरे सम्मुख विराजमान सभी अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों और जिनके जीवन में आज नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारी जो आज नियुक्ति पत्र लेंगे, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। उन सबको एक निवेदन कहे या एक सुझाव कहे, मैं जरूर उनसे कहना चाहता हूं। 3 विभाग के जो राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार, कृषि विभाग के सभी विस्तार अधिकारी और पशुपालन विभाग के सभी डॉक्टर्स, ये तीनों लोग जो अपने आज चयन पत्र लेंगे और फील्ड में जाएंगे, उनको बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दी है और वो चाहें तो अपना अलग पहचान भी बना सकते हैं, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे वो कृषि विस्तार अधिकारी हो, चाहे राजस्व के तहसीलदार हो या चाहे डॉक्टर हो, तो वो भी कृषि से जुड़े हुए हैं। सबको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप जिस पद पर जा रहे हैं उस पद की गरिमा का भी ख्याल करेंगे और लोगों की सेवा भाव से यदि काम करेंगे तो आपको
जहां पर भी आप पदस्थ होंगे लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि ये काम आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और अच्छे से करने के लिए चयनित किया है और आपको जाकर के उन किसानों की सेवा करना है, उनके साथ जुड़ करके काम करना और दिल से जोड़ करके उनके साथ आप काम करेंगे तो आपको भी जीवन का आनंद आएगा और जो उन लोगों को सहयोग मिलेगा तो वो भी आपको याद करेंगे। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अपने काम में प्राणपण से जुट करके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी को कि वे अपने महत्वपूर्ण शब्दों से हमें लाभान्वित करें। मंच पे विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान बनाई है, डॉक्टर मोहन यादव साहब, आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे साथीगण, सामने बैठे हुए सभी कर्मचारी बंधुओं, हमारे बहुत ही लोकप्रिय कृषि मंत्री कंसाना जी, दूसरे हमारे पशुपालन मंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और भोपाल से विधायक भगवान सबनानी जी, बंधुओं जैसे लखन जी ने भी बताया, ये आपको एक जीवन मिल रहा है और ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व विभाग में तहसीलदारों की बहुत कमी थी, वो पूरी की। पटवारी भी 6000 की नियुक्ति पहली बार हुआ ऐसा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आज तक इतिहास में एक पूरे देश में एक मध्य प्रदेश ऐसा है जब नामांकन हो, बंटवारा हो, सीमांकन हो, बटान हो, जो भी कार्य है। आज मैं पहले में रेवेन्यू मिनिस्टर था, मतलब 60% आ गया तो 70% आ गया, पर आज 100% सीमांकन, नामांकन और बंटवारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया है, तीसरा अभियान अभी और चल रहा है। और मैं भी प्रत्येक जिले में जा रहा हूं और लोगों से यही कह रहा हूं कि जैसा हम बोले वैसा करना चाहिए, वो समाज को वैसा दिखना चाहिए। ऐसे पहले मुख्यमंत्री जी है पूरे देश में जिन्होंने साइबर तहसील की स्थापना की। अब किसान को, हमारे अन्नदाता जिनको कहते हैं, वो पटवारी के चक्कर या तहसील के चक्कर नहीं लगाएंगे। 20 दिन में उनका नामांकन होकर घर आ जाएगा। फौती नामांकन है, वो भी ज्यादा 30 दिन ढूंढी पिटवाएगा। 30 दिन के बाद अगर कोई ऐसा पाया गया तो सभी हमारे पत्रकार बंधुओं को पता है कोई कानूनी कार्रवाई होगी, वो 2-4 पे हुई भी है। और इस कारण मध्य प्रदेश में बहुत ही राजस्व विभाग में हमारे अधिकारी, हमारे पीएस, इधर सब लोगों ने, हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी, वो सारे कलेक्टरों ने बहुत ही मेहनत करके आज 98, 97, कहीं 100%, 80%, 87% ऐसे काम हुआ है। कोई भी राजस्व विभाग में ये पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की स्थापना की, जिससे समय समय अवधि के अंदर सब काम हो। समय के पहले मैं कभी भी प्रवास में जाता हूं तो 5 मिनट पहले जाना चाहिए, 5 मिनट बाद में आना चाहिए। हर तहसीलदार जो राजस्व विभाग के हैं, कृषि विभाग के हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहिए। लोग चर्चा करें कि ये बहुत ही बढ़िया अधिकारी है, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना काम करना चाहिए। पुनः सभी अधिकारियों को बहुत शुभकामना देता हूं, हमारे नायब तहसीलदारों को, कृषि विभाग के, और सभी को बहुत ही बधाई देता हूं कि आप अपना भविष्य तय करें और किसानों का भला करें। किसान हमारा भगवान है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। पुनः जो आज हमारे मध्य प्रदेश की चर्चा, हमारे देश के बहुत ही ताकतवर नेता और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम हुआ है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है, जिन्होंने ऐसा। और मुझे भी कहा कि जहां गड़बड़ हो वहां ठीक करिए, तो 2-4 जगह किया है, बाकी फिर थोड़ा कम कर देता हूं। किसानों का भला होना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर हमारे सभी नायब तहसीलदार समय अवधि के अंदर काम करें, सीमांकन हो, बंटवारा हो, और बहुत सारे
मैं हर जिले में प्रवास कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के ऊपर कि हमारे समय सीमा में काम हो। सभी को धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना जी को कि वे अपने मूल्यवान वचनों से हमें लाभान्वित करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय डॉक्टर मोहन यादव साहब, हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे प्रदेश के पशुपालन मंत्री आदरणीय पटेल साहब, अधिकारी बंधुओं, कर्मचारी, पत्रकार बंधु हो, आज अत्यंत बड़े खुशी का दिन है। मेरे ख्याल से हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारियों का जो आज चयन हुआ है और आज उनको जो नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी मंशा है कि हमारे प्रदेश में नौजवान बेरोजगार न रहें, हमारे प्रदेश के हर नौजवान खुशहाल रहे, उनकी इच्छा पूर्ति हो। और जब हमारे प्रदेश के नौजवान खुशहाल होंगे तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। ऐसी मंशा है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, और वही मंशा है हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की। जब उनके पास हम सार्वजनिक काम के लिए जाते हैं, बड़े परिवार के मंत्रालय के नाते से काम करते हैं। हमारे कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री, पशुपालन मंत्री हमारे लिए तो एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश के नाते से पूरे कृषि क्षेत्र के आनंद ला रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में जनता की सुविधाओं को लेकर के लगातार नित्य नूतन नए नए प्रयोगों के बलबूते पर सरकार की भावना के अनुसार कदम से कदम मिला के चलते हैं। मुझे लगता है कि वाकई हमारी सरकार में आप सबका मंत्रिमंडल में होना यह सबके लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए भी आनंद की बात है। हमारे कृषि मंत्री, भोले वाले कृषि मंत्री, क्या धीरे से आपने बात कही, मेरे ही पल्ले नहीं पड़ी। मैं ये पूछ रहा कि कृषि अधिकारी आए कहां से, तो आपने कहा वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पहले पद था। मैंने और पहले क्या कहते थे इनको, क्या कहते थे? अब बताओ कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए अधिकारी का मतलब कोई और होंगे जो अधिकारी का मतलब अहंकार से मन लेकर के कुर्सी पे बैठे। हम अधिकारी मतलब अधिक कार्य करने वाले बने, ये मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा। हमें गर्व है इस बात का, यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को देश के प्रधान सेवक के नाते से जानते। हमें इस बात का गर्व है, हम भी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के सहित हम अपने अपने दायित्व के अनुसार अपने आप को जनता का सेवक के नाते से काम करते। तो जनता के सेवक हो या अधिक कार्य करने वाले हों, इनके दोनों के बीच में अहंकार नहीं होगा, इस बात की हम मन में संकल्प लें और अपने आप को जीवन के आगे आने वाले मुकाम की तरफ नए संकल्प के साथ बढ़े। एक और मंत्री बैठे हैं, श्रीमान लखन पटेल जी। मैं लखन पटेल जी, लखनलाल तो अलग प्रकार के थे, लेकिन आपके काम बलराम से कम नहीं है, जिस प्रकार से अपने काम को अलग से अंजाम दे रहे हैं। हमारी सभी गौ माताएं, हमारा संकल्प है कि सड़कों पे लावारिस नहीं घूमेगी और अपने जीवन में हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर यद्यपि दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है,
9% की हम दूध की उत्पादन क्षमता के बलबूते पर दुग्ध उत्पादन में हम अपनी गिनती कराते हैं। हमने संकल्प किया है कि 9 से बढ़ा करके इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमारा अपना आज के दौर का ये बड़ा संकल्प है और मुझे इस बात का और आनंद है, गोवंश के नाम पर नगर के अंदर सड़कों पर अलग अलग प्रकार से खेतों में जो लोग समझते हैं कि गौ माताओं से खेती की नुकसानी होती है, यातायात बाधित होता है, स्वच्छता प्रभावित होती है, मुझे इस बात का आनंद है हमारी सरकार ने संकल्प किया है ये तीनों क्षेत्रों में समान रूप से काम करते हुए अधिकतम दूध की क्षमता के लिए गोवंश को बढ़ाते हुए और हम अपने शहर के अंदर से भी स्वच्छता को प्रभावित करने वाला लावारिस, अपाहिज या इस प्रकार की गौ माता है जिनके खाने से कठिनाई होती है, उठा करके सबको गौशाला में ले जाएंगे। हमारे अपने बीच में से ये बड़ा संकल्प है। भोपाल जैसे स्थान सहित सभी बड़े नगरों में 10-10 हजार की गौशालाएं खोल करके इस संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिनके घर गाय वो गोपाल और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो जब अपने देश में इस भारत की पहचान ही दूध और दही की नदी के माध्यम से जानी जाती थी, तो हम तो ये मान के चलते कि आज के समय में जब सब अनुकूलता बढ़ रही है तो दूध उत्पादन और दूध से जुड़े हुए उत्पाद क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे कृषि से जुड़े हुए सभी किसानों की आय बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका दूध उत्पादन की। मैं मानकर चलता हूं कृषि तो हमारे लिए लाभकारी है ही, लेकिन कृषि की आय आने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, लेकिन किसान के हाथ में रोज पैसे रखने के लिए गौ माता का ही तो सहारा रहता है, दूध उत्पादन का तो सहारा होता है। तो हम जब किसानों की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपनी सरकार के माध्यम से न केवल गोवंश को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि उन्नत नस्ल की गौ माताओं को ला करके और यथा योग्य जिस प्रकार से भी घर घर ये जो हमारा संकल्प है कि 1 गाय 2 गाय से काम नहीं चलेगा, 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको हम अनुदान देंगे ताकि वो अपने यहाँ गौशालाओं की बजाय घर घर गाय पाले और गौ माता के माध्यम से डेयरी की स्थापना में अपने घर के लोगों को काम पे लगाए। इसके कई लाभ होंगे। जब गांव-गांव में बिजली पहुंच गई, गांव-गांव में सड़कें बन गई, हमारे लिए पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन हो गए, तो स्वाभाविक रूप से गोवंश को रखने में इससे अच्छी अनुकूलता कब होगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तो स्वाभाविक रूप से हमारे अपने प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम अपने पदों को लेकर के बात कर रहे हैं कि यहाँ हम नियुक्ति पत्र की बात देने की करेंगे, तो तीनों तरह के अलग अलग प्रकार के हमारे उत्तरदायित्व, नए अधिकारी, नए शासन से जुड़ने वाले, हमारे एक तरह से अंगांगी भाव से आने वाले हमारे परिवार के नए सदस्य आज जुड़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नायब तहसीलदार वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नायबनी नायाब हो गया, मैं आपको शुभकामना देता हूं। नायब और नायाब में अंतर होता है। नायाब आपकी प्रतिभाओं को उत्कर्ष से उत्कर्ष की ओर ले जाए, इस बात का आनंद हमको होगा। और इसी प्रकार से जो हमने बात कही है कि आज 362 की शासकीय कर्मचारी और यही नहीं आ रहे हैं, इनके माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना, विकास का एक संभावना लेकर आ रही है। और खास करके हमारे क्षेत्र के अंदर जब हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 25% के आगे तक ले गए हैं, जब कृषि का रकबा आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर पे हो रहा है और हमने तय किया कि 5 साल के अंदर इसको 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने वाले हैं, जब ये संकल्प हमारा है तो स्वाभाविक रूप से हमें सभी प्रकार के प्रबंधन बेहतर से बेहतर करना पड़ेंगे। राजस्व के अधिकारियों की अधिकांश नियुक्तियां करना पड़ेगी। हमारे कृषि अमले का भी इसी प्रकार से बदलाव लाने पड़ेगा। पशुपालन विभाग की बात कही है तो आज हमारे यहाँ पर 70 पशु चिकित्सकों के सहायक शल्य चिकित्सक के पद आए हैं। इसी प्रकार से नायब तहसीलदार 36 है, कृषि विभाग के 256 पद हैं, कुल मिलाकर के 362 पदों की नियुक्ति हो रही। लेकिन मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूंगा, बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा आपका जहां से आप अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करके आए,
बीते 2 दिन पहले हमने महामहिम के साथ मीटिंग की थी और कई सारे ऐसे बाधाओं को, जिन बाधाओं को आपने तो पार कर लिया, लेकिन मन में आपको भी टीस रहती होगी कि हम अपनी क्षमता योग्यता में, अपने संसाधनों के बलबूते पर और क्या क्या किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएं। तो जैसे उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने कहा कि वो जमाना गया कि केवल कृषि महाविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से कृषि की पढ़ाई होगी। अरे जब हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से हमको अधिकांश लोगों को मौका देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हमारे मापदंडों के साथ, भारत सरकार के मापदंडों के साथ अनुसंधान आदि के सभी कामों को जोड़ते हुए हमारे यहाँ कृषि के दायरे में अधिकांश विद्यार्थियों को आने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हमने कहा अब केवल कृषि एग्रीकल्चर बीएससी कराने के लिए केवल एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं होगा, हमारे सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अपनी अपनी क्षमता के साथ भारत सरकार के मापदंडों को स्थापित करते हुए बीएससी एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देगी हमारी सरकार। ये संकल्प हमने किया और इसके दायरे खोलने की बात की। इसी प्रकार से वेटनरी के मामले में भी हमने कहा कि अब विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अपने अपने दायरे में केवल एक सब्जेक्ट लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, हमारे सभी प्रकार के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटनरी, ये जो चिकित्सा संस्थान है, अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी भूमिका लेकर आ रहे हैं। तो इनकी भूमिका के अंदर हम सबको संभावनाओं का आकाश देना पड़ेगा। हमको संभावना के आकाश में हमारे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए, जैसे उदाहरण के लिए हमने निर्णय किया है कि अगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने सभी प्रकार के कोर्स आगे बढ़ाता है तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलता है, उसको मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। और हमने कहा वो जाकर सुदूर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में मेडिकल कॉलेज खोले और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को भी लाभ दे और शासन में अपनी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल हमारा वेटनरी कॉलेज जबलपुर अकेला नहीं है। हमने डेयरी साइंस के मामले में भी कहा है कि दूध डेयरी को जब बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और दूध के उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो एक ही जगह से क्यों दूध डेयरी के और सभी प्रकार के प्रशिक्षण के और डिग्री के काम होना चाहिए, इसके भी दायरे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर के सभी नई प्रतिभाओं को अलग अलग क्षेत्र में समान रूप से अवसर मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस अवसर पर जब आपको यह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा होगा, मैं मान के चलता हूं अतीत में आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको यहां तक आने में अपने परिवारजनों की भी मदद मिली होगी। कहीं किसी को बहन की मिली हो, किसी को भाई की मदद मिली होगी, किसी माता पिता ने अपने श्रम से आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया होगा। उन सबकी आशा अपेक्षा के आधार पर आपने अपना मुकाम पाया है। मैं आपके लिए शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और आपके लिए जिन जिन ने त्याग किया है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, स्मरण करता हूं कि उनकी अपनी तपस्या आज सार्थक रूप ले रही है। लेकिन मान के चलिए कि संभावनाओं के आकाश में जहां आप आज आए हैं, यहां रुकना नहीं है, यहां से और आगे बढ़ना है। जो हम काम कर रहे हैं उसको काम को करते करते आप और अपनी नए प्रकार की भूमिका में आने के लिए मन में संकल्प करिए। जो काम मिले उसको अच्छे से अच्छे करिए और साथ ही साथ नई नई संभावना देखिए। मैं कई नए बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी को जानता हूं, आईपीएस अधिकारी को जानता हूं और ऐसे कई सारे लोग। वैसे तो मेरे अपने जीवन का अनुभव भी ऐसा ही है। मुझे ध्यान में आता है जब मैंने बीएससी एलएलबी की, मैं पिछली बार भी सुनाया था ये किस्सा। तो मैं पीएससी के चेयरमैन के घर गया था, उनने कहा ये 87-88 की बात है। उनने कहा बेटे आपने क्या किया? तो हमने कहा मैंने बीएससी एलएलबी किया है। उस समय मैंने बीएससी एलएलबी किया था। तो बोले आप पीएचडी दो? बोला आप ये मान के चलो आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मुझे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी डिग्री और आपकी जो रिकॉर्ड वो देख के लगता है कि निश्चित रूप से आप भावी डिप्टी कलेक्टर के रूप में होंगे। मेरे मुंह से निकला भाई साहब आपको धन्यवाद, लेकिन मैं नौकरी वोकरी करने वाला नहीं हूं, मेरे हाथ के नीचे आईएएस काम करेंगे, आप कहां चक्कर पड़े डिप्टी कलेक्टर के। मुझे इस बात के लिए कोई मन में अफसोस भी नहीं था, क्योंकि यह बात सही है कि हम अपनी क्षमता योग्यता को, ये बात सही है कि सर्टिफिकेट के माध्यम से दूसरों को बताते हैं, वो आपको दिखाता है कि हाँ आप योग्य हो, लेकिन उससे ज्यादा तो आप अपनी योग्यता पे स्वयं जानते हैं। आपका अंदर का कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि आप किस पिंड के बने हुए।
तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी क्षमता योग्यता को जाने और अच्छे से अच्छा करने का संकल्प करें। आप अपने माध्यम से शासन को भी गौरवान्वित करेंगे, शासन के दिए गए उत्तरदायित्व को भी समझेंगे और प्रदेश की उन्नति में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसरों को बेहतर से बेहतर तरीके से बुनाते हुए आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके मूल्यवान शब्द इस भावी प्रशासनिक पीढ़ी का अवश्य मार्गदर्शन करेंगे, जो कि राष्ट्र तथा प्रदेश की उन्नति में कारगर सिद्ध होगा। मिलता है आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। इसी कथन के साथ अब मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हमारे नवनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से मुकाम अर्जित किया। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी सुश्री प्रियंवदा द्विवेदी को, कृपया वे मंच पर आए एवं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों से अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। सुश्री प्रियंवदा द्विवेदी, तालियों से हमारे जो नव चयनित अधिकारी गण हैं उनका कृपया आप लोग हौसला बढ़ाएं। अब मैं श्री कमलेश वाटी जी को भी बोलूंगी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री कमलेश वाटी जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हमारे अगले श्री कमलेश वाटी जी आए, कृपया। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, ये हमारे वे सभी भावी अधिकारी हैं। अब इसके बाद मैं राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार के पद पर नवनियुक्त अधिकारियों को आमंत्रित करूंगी। इसमें सर्वप्रथम सुश्री आरती सोलंकी जी, तालियों से सुश्री आरती सोलंकी जी का स्वागत करें। इन लोगों की कड़ी मेहनत के बाद आज लोगों ने यह पद हासिल किया है। इसके बाद श्री रवि पटेल जी, वो भी नायब तहसीलदार के पद पर राजस्व विभाग में नवनियुक्त पदाधिकारी हैं। श्री रवि पटेल जी। अब इसके बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित डॉक्टर पूजा सोलंकी जी आए। तालियों से आप इन लोगों की हौसला अफजाई करते रहें, डॉक्टर पूजा सोलंकी जी। इसके साथ ही डॉक्टर नितेश सूर्यवंशी भी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित हुए हैं। श्री राजेंद्र मीना जी, जो कि कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं, वे आए एवं अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। तालियों से राजेंद्र मीना जी का आप लोग मनोबल बढ़ाएं। सुश्री बबली बागरी जी, वे भी कृपया मंच पर आएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने नए कृषि विकास अधिकारी चयनित हुए हैं वे हमारी कृषि में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सुश्री अर्चना गौर जी, सुश्री अर्चना गौर जी को भी कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित किया गया है। अगले हैं श्री कपिल गुर्जर, जिनको जैसा कि सर ने कहा नायाब तहसीलदार के पद पर बहुत ही नायाब तरीके से, तो श्री कपिल गुर्जर जी को भी बहुत बहुत बधाई। साथ में श्री ऋषभ परतेती जी, ये भी नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। इसके बाद श्री हरिवंश प्रसाद प्रजापति, मैं सबसे अनुरोध करूंगी तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे हरिवंश प्रसाद प्रजापति जी का, ये दिव्यांगजन है, इनको दृष्टि बाधित है। श्री हरिवंश प्रसाद प्रजापति जी को तालियों की गड़गड़ाहट ही वो सुन पाएंगे, तो इसलिए आप बहुत जोर से तालियों से उनका मनोबल बढ़ाएं। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर राहुल यादव जी को, जो कि पशु चिकित्सक के सहायक पशु चिकित्सक के पद पर नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर राहुल यादव जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
इसके बाद डॉक्टर अदिति मालवीय भी सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित हुई हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर निधि सिकरवार भी हमारे यहां पे सहायक पशु चिकित्सक के पद पर चयनित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंच पर आसीन सभी मंत्री एवं अधिकारी गणों का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना मूल्यवान समय प्रदान किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री अनुभा श्रीवास्तव मैडम, आयुक्त भू अभिलेख एवं राजस्व आयुक्त को, कि वे मंच पर पधारे एवं अतिथियों का आभार ज्ञापित करें। नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। हम कृतज्ञ हैं उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए और हम इस बात को उनके जो आशीर्वचन हमारे प्रति रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे जो नवनियुक्त अधिकारी हैं वो उन्हें दृढ़ संकल्पित किया होगा अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देते हुए प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए। हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री कृषि एंदल सिंह कंषाना जी, माननीय राजस्व मंत्री डॉक्टर करण सिंह वर्मा जी, माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन सिंह पटेल जी, माननीय विधायक श्री सबनानी जी, आप सभी के प्रति हम कृतज्ञ हैं कि आप यहाँ उपस्थित हुए अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल के और हमारे सभी नवनियुक्त साथियों को मार्गदर्शित किया। यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी मीडिया के बंधुओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी नवनियुक्त अधिकारीगण और उनके परिजन जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं और सभी नवनियुक्त साथियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी यशस्वी हों और प्रदेश का नाम रोशन करें। एक बार पुनः सभी को आभार। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबसे अनुरोध करूं कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय जय जय। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जो अभी जिनको उनके नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। भोपाल में वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट का शुभारंभ पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय, मंचासीन सभी महानुभाव, आज हम मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अवगत करवा दें कि ये 2 दिवसीय वार्षिक आईएफएस मीट है। इसमें कोई भी स्टाफ नहीं है, सिर्फ सभी अधिकारीगण जो कि सर्विंग आईएफएस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज ये इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय का होना बहुत ही आवश्यक और वे हमारे बीच पधार चुके हैं। आदरणीय रेडियो सज्जनों, पधारे मध्य प्रदेश वन विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मीडिया जगत के बंधुगण, पत्रकारगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज बहुत ही सुखद संयोग है कि नववर्ष के शुभागमन के साथ ही वन महकमा वानिकी सम्मेलन एवं वार्षिक आईएफएस मीट 2025 का 2 दिवसीय आयोजन कर रहा है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले वर्ष भी वन विभाग द्वारा एक वृहद अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भी महामहिम राज्यपाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से किया गया था। और आज पुनः हमारा सौभाग्य है कि हम
माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य हमको पूरे वन विभाग की टीम को प्राप्त हो रहा है। तो आइए इस शुभ अवसर पर हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं और स्वागत क्रम में सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्वागत के लिए बुला रहे हैं राज्य मंत्री जी वन एवं पर्यावरण दिलीप अहिरवार जी को कि वे आज के इस बेला में मुख्यमंत्री जी का रुद्राक्ष के दिव्य पौधे के साथ जो कि उनका स्वागत करें। भगवान शिव से जुड़ा हुआ है ये पौधा, स्वास्थ्य लाभ देने वाला ये पौधा। साथ में अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बंडवाल सर से भी निवेदन कि पौधा भेंट कर मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। रुद्राक्ष के दिव्य पौधे के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच माननीय राज्य मंत्री वन पर्यावरण विभाग श्री दिलीप अहिरवार जी के स्वागत के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश श्री असीम श्रीवास्तव सर से निवेदन कि उनका भी रुद्राक्ष के पौधे के साथ स्वागत करें। करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। साथ में अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बंडवाल सर के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी अध्यक्ष भारतीय वन सेवा संघ श्री BS अन्नीगेरी सर से कि उन्हें भी इस दिव्य पौधे से उनका स्वागत करें। और प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश श्री असीम श्रीवास्तव सर के इस स्वागत के लिए उपाध्यक्ष वन भारतीय वन सेवा संघ श्री HS मोहंता सर आपसे निवेदन कि उनका भी इस दिव्य पौधे से स्वागत करें। असीम सर के स्वागत के लिए ये दिव्य पौधा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवी सज्जनों की जैसा कि ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, स्वागत बेला भी हो चुकी है और अब हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा के प्रस्तुतिकरण के लिए अध्यक्ष भारतीय वन सेवा संघ मध्य प्रदेश आपसे निवेदन करेंगे अन्नीगेरी सर से कि आए और इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम सबके सामने साझा करें। मंच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव महोदय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख एवं मेरे वरिष्ठ साथीगण एवं मेरे साथियों, यहाँ पे हम वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर चिंतन करके भविष्य की रणनीति तय करने हेतु एकत्रित हुए हैं। श्रद्धेय प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी वनों के साथ साथ वनवासियों का भी गहन चिंतन करते रहते हैं। हम आश्वस्त करते हैं सर कि आपकी जो आशा होंगी वो हम पूरे करने में सफल रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम सभी के बीच में यहाँ पे आने पर वन परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विशेष रूप से स्वागत करना चाहेंगे। आपकी पहल पर हम वन अधिकारियों का यह आयोजन रखा गया है। अपर मुख्य सचिव वन मध्य प्रदेश शासन श्री अशोक बंडवाल जी ने विभाग की गतिविधियों के संचालन में अपने आने वाली कठिनाइयों को दूर किया है। हम विश्वास करते हैं कि आगे भी ये पूरे हम अपने अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ विभाग को इसी तरह मिलता रहेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव जी ने वानिकी सम्मेलन का जब से तिथि तय हुई है उसकी तैयारियों की में अपनी पूरी व्यक्तिगत रुचि लेकर निरंतर हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है और इसी का परिणाम ही हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, मेरे साथीगण और मीडिया से आए बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूँ। ये IFS मीट 2023 के बाद इस वर्ष किया जा रहा है। इसमें सर हमने 2 दिवसीय वर्कशॉप रखा है, जिसमें एक दिन के लिए आज वानिकी सम्मेलन है, जिसमें हम लोगों ने करीब 4 अलग अलग विषयों पर पूरे दिन मंथन करेंगे। उसके आधार पर शाम तक हम लोग इसकी प्रोसीडिंग फाइनल करेंगे सर। सेकेंड डे पे भारतीय वन सेवा संघ मध्य प्रदेश की ओर से खेलकूद का आयोजन किया है सर और शाम कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है सर। और IFS मीट के लिए हम लोगों ने 4 ग्रुप बनाए हैं, जिसमें वायु, अग्नि, जल एवं आकाश बनाए गए हैं सर। हम आपकी गौरवान्वित उपस्थिति से सर हम लोग सभी भारतीय वन सेवा संघ आपको हृदय से आभार है सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया
और अपने मार्गदर्शन देने के लिए आपका सभी आभारी हूं सर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवी सज्जनों, सन 1860 में जब वन विभाग की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक कई दौर, कई उतार चढ़ाव, कई बड़ी उपलब्धियां मध्य प्रदेश के वन विभाग ने देखी हैं। और मध्य प्रदेश के वन जो सबका मन मोह लेते हैं, ऐसे वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन सन 1860 से ही प्रारंभ हो चुका था। और मध्य प्रदेश संभवतः ऐसा पहला राज्य भी है जहां की प्रथम वन नीति वर्किंग प्लान बनाने का कार्य प्रारंभिक स्तर पर चालू किया गया। और इस गौरवमय परंपरा को आगे बढ़ाने में आज भी वन विभाग के अफसर, जाबाज ऑफिसर्स के कार्यों से मध्य प्रदेश गौरवान्वित महसूस करता है। और जैसा कि आपको बता दें कि वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की विचारधारा को अपनाया है और ये वार्षिक IFS मीट एक सुखद संयोग होता है अपने आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने का, समन्वय की भावना को सशक्त करने का और एकजुट होकर उत्सव का आनंद लेने का। तो इसी क्रम में अब आगे उद्बोधन में मैं आमंत्रित करूंगी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव सर को कि वे आए और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। धन्यवाद मैडम। आज के कार्यक्रम में आए हमारे लोकप्रिय और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे माननीय वन राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी, अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बणवाल साहब, मेरे समस्त सहयोगी अधिकारीगण तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आप सबको नमस्कार और स्वागत। आज का दिन हमारे लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है क्योंकि हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत और मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वन विभाग का यह कार्यक्रम हमारे पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस दिशा में सरकार के नेतृत्व में उठाए जा रहे कदमों से हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। आपके नेतृत्व में प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ उपस्थित होना न केवल हमारे विभाग के लिए सम्मान की बात है, बल्कि ये हमें और अधिक मेहनत और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं वन विभाग की ओर से आप सभी का वानिकी सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका मार्गदर्शन और समर्थन हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश पूरे देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश है। हमारे प्रदेश का लगभग 1/3 हिस्सा वनों से आच्छादित है। हमारे वनों में सर्वाधिक बाघ, तेंदुए, घड़ियाल और गिद्ध से हमारे वन सुशोभित हैं और प्रदेश के लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर में 11 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभयारण्य स्थित हैं। अभी हमारे यहाँ 8 टाइगर रिजर्व है और 9वां बनने की कतार में है। इसका श्रेय हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को ही जाता है, जिनकी प्राथमिकता में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे प्रदेश के वन, वन्य प्राणियों तथा वन भूमि के संरक्षण के महती दायित्व का वहन प्रदेश के वनाधिकारियों द्वारा किया जाता है। 1961 से अब तक 62 वन अधिकारियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर किया है और वन्य प्राणियों तथा वन भूमि को प्रदेश की भावी पीढ़ियों के लिए बचाया है, जिसके लिए हम सभी प्रदेशवासी उनके ऋणी हैं और साथ ही हमें उनके बलिदान पर गर्व है। प्रतिवर्ष वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में औसतन 30 वनाधिकारियों पर हमलों की घटनाएं होती हैं और लगभग 29 वनाधिकारी उन हमलों में घायल होते हैं। आज से कुछ ही दशक पहले वनों को केवल वनोत्पाद पाने का एकमात्र स्रोत समझा जाता था, लेकिन आज हम सभी समझते हैं कि वन हमें महत्वपूर्ण इकोसिस्टम सेवाएं प्रदान करते हैं। वनोत्पादों की प्राप्ति उन सेवाओं में से मात्र एक सेवा है। जैव विविधता का संरक्षण भी हमारे प्राकृतिक इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन हमें संतुष्टि है कि हमारे प्रदेश के वनों एवं वन्य प्राणियों का प्रबंधन ठोस वैज्ञानिक आधार पर सुप्रशिक्षित वनाधिकारियों द्वारा क्रमशः कार्य योजना, प्रबंध योजना और बाघ संरक्षण योजना के आधार पर ही किया जाता है। पूरे देश में हमारे प्रदेश की वन्य जीव प्रबंधन के क्षेत्र में बेहद साख है। गौर, बाघ, बारहसिंगा, चीतल, इनके ट्रांसलोकेशन में हमें सिद्धहस्ता हासिल हो गई है। हमारा प्रदेश चीतों का भी एकमात्र घरौंदा है पूरे देश में और उनकी संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रोत्साहन के कारण वन विहार को हाल ही में गुजरात से सिंहों का एक जोड़ा भी प्राप्त हुआ है और शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि उनका कुनबा और बढ़ेगा। हम प्रतिवर्ष वनों की स्थापना हेतु लगभग 5 करोड़ पौधों का भी रोपण वन क्षेत्रों में करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख घन मीटर काष्ठ और 30,000 नोशनल टन बांस का उत्पादन होता है और जिससे प्रदेश को लगभग 800 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त होता है। वनों और उसके आसपास बसने वाले समुदायों को वन प्रबंध की साझेदारी हेतु प्रदेश में वर्ष 1995 से अब तक 15,608 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है और प्रदेश के वन क्षेत्र का लगभग 84% क्षेत्र इन समितियों के माध्यम से सूक्ष्म प्रबंध योजनाएं बनाकर प्रबंधित किया जा रहा है। इन समितियों की सहभागिता से प्रदेश के लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर बिगड़े वनों को घने वनों में अब तक तब्दील किया जा चुका है और ये प्रक्रिया सतत जारी है। इन समितियों को हम प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपए काष्ठ और बांस के विध्वंस के लाभांश के रूप में वितरित करते हैं, जो कि एक सीधा उनको लाभ प्राप्त होता है वनों के संरक्षण के द्वारा। लघु वनोपज संघ के माध्यम से वनों पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित समुदायों को तेंदुपत्ता और अन्य वनोत्पादों के व्यापार से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तेंदुपत्ता के संग्रहण और व्यापार से प्रदेश के वनाश्रित समुदायों को मजदूरी के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 700 करोड़ रुपए और लाभांश के रूप में लगभग 300 करोड़ रुपए की आय होती है। प्रदेश में भारत शासन के सहयोग से नगर वनों की भी लगातार स्थापना की जा रही है, जिससे शहरी नागरिकों के लिए वनों की अनुभूति सहज सुलभ हो सके। अब तक हम लोग 50 से ज्यादा नगर वनों की स्थापना का कार्य कर चुके हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है स्कूली विद्यार्थियों में वन और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का। इसके लिए प्रतिवर्ष वन विभाग अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम अनुभूति का आयोजन करता है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सीधे चलेंगे भोपाल में, जहां वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट का शुभारंभ पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद। अखिल भारतीय वन सेवा सम्मेलन और वानिकी सम्मेलन के संयुक्त आयोजन में मंच पर अभी जिनने अपना विस्तार से विषय रखा, हमारे सुयोग्य वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, एसीएस श्रीमान अशोक वर्णवाल जी, असीम श्रीवास्तव जी, बीएस अन्यगेरी जी, मंच के सामने उपस्थित समस्त अधिकारीगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह आपने ये गुलदस्ता बनाया। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा निर्णय है। मुझे नहीं मालूम, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मेरी गलती है। आईएएस या आईपीएस की मीट जब होती है तो वो अपनी सेवाओं को लेकर के भी कोई सत्र आयोजित करते हैं, शायद मेरा ध्यान नहीं गया है, लेकिन हमारी दैनंदिन के कामों को भी प्राधान्यता देते हैं। मैंने कहा ये जब आज भी आप यही सब बात कर रहे हो तो फिर आपके एसोसिएशन का प्रदेश भर से इकट्ठे होने का मतलब क्या है? आप आपस में मित्रता, प्रेम भाव, खेलकूद, तो मुझे बताया कि वो कल भी करने वाले हैं। तो मुझे संतोष हुआ कि चलो ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि हम सब अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत रूप से एक परिवार भाव के आधार पर लंबे समय तक हम एक साथ एक सेवा में रहेंगे, तो एक दूसरे के अनुभव का शेयर करते हुए एक पारिवारिक भाव बनाने की जरूरत थी। ये अलग बात है, ये मैं सोचता हूँ आप भी उत्तर दोगे इस बात का कि हमारी ये लोकतंत्र कितनी खूबसूरती है, जिसमें हमारी विधायिका का अपना महत्व है, कार्यपालिका का अपना महत्व है, न्यायपालिका का अपना महत्व है। इनके चयन की प्रक्रिया भी अलग अलग प्रकार की। हमारी लीडरशिप के लिए खास करके लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाली वो परंपरा भी है कि हमारे में से चयन होता है जनता के द्वारा, जनता से चुनकर आने के लिए, और जनता के द्वारा जब जितना मौका दे वो अपने ढंग से अपनी प्रतिभा योग्यता का अपना प्रकटीकरण करें।
तो कभी कभी ये भी सोचता हूं कि देखिए, कभी आज के इस दौर में हमारे अभी तक के सारे प्राइम मिनिस्टर को उठा के देख ले और उन प्राइम मिनिस्टरों की बाकी जिंदगी के दूसरे पक्ष भी देख ले, तो कैसी विसंगति भी नजर आएगी और कहीं हमको अलग टाइप का माहौल बनता दिखेगा कि देश की आजादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे सुयोग्य व्यक्तित्व के धनी थे और उनके समय उस समय लिए गए निर्णयों में से ये जो हमारा वर्तमान का भारत जो दिखाई देता है, सच्चे अर्थों में तो कई मामलों में ये अंग्रेज के द्वारा भी उतना बड़ा नहीं था जितना तरीके से उनने इसका संयोजन किया। पुर्तगाल कहीं वो थे, कहीं फ्रांसीसी थे, कहीं पांडिचेरी, कहीं और झंडा लेके बैठा हुआ था। हमारे पास वर्तमान के दौर में उन उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर यशस्वी उप प्रधानमंत्री, वो डिप्टी पीएम थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री ने जो भूमिका अदा की कि पूरे देश के 600 से ज्यादा रियासतों को एक झंडे के नीचे लाना और उसकी जो विरासत के उत्तराधिकारी रहे प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी जरूर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में हम सब देखते नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आए, शास्त्री जी के बाद लंबी परंपरा है, लेकिन ये जो वर्तमान के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए, ये तो प्रचारक थे। हमारे यहाँ की परंपरा में अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी, लेकिन अटल जी चूंकि शुरू से ही स्वतंत्र रूप से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक, कुशल वक्ता, जनसंघ के जमाने से उनकी अलग पहचान थी, लेकिन मोदी जी ने आकर के अपने इस संगठन में जो पूरा जीवन देने वाले मार्ग से निकल करके एक चुनाव जीवन में लड़े मुख्यमंत्री, दूसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, चौथा चुनाव लड़े सीधे प्रधानमंत्री, पांचवा चुनाव फिर प्रधानमंत्री, छठा चुनाव फिर प्रधानमंत्री। जितने चुनाव लड़े ऐसी की पोस्ट के लिए उस दायरे में उनसे बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन अपने संसाधनों में उनने जो समाविष्ट किया वो हमारी सभी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं इतना कुशलता के साथ उनका अपना इस पूरे व्यवस्था में उपयोग किया। मैं बीते दिनों उनके अपने सचिवालय गया था गुजरात में, जब वो सीएम थे, तो आप जैसी प्रतिभाओं के बलबूते पर, और इसीलिए वो क्या कहते हैं, सब देंगे लेकिन लायन वाले मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जो अपना मन का उनका अपना भाव भी था, लेकिन उसके पीछे संदेश भी था। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों ने अगर ये नुकसान कर लिया तो बाकी जाने, हम क्या करें। हमने तो किसी को ऐसा नहीं कहा था करने के लिए, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपके एसोसिएशन में एक पक्ष ये भी देखता हूं कि हमारी भारतीय वन अधिकारियों की परंपरा नहीं, पन्ना जैसा जहां जीरो हो गया उसको आबाद करके दिखाया, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उस मायने में उधर लायन का गौरव हो सकता तो हमारे पास पन्ना का गौरव है, और पन्ना से बढ़कर के हीरा आ गया आपके पास। चीता तो खत्म ही हो गए थे, चीता को पुनर्स्थापन करने का जो संकल्प लेना है, उसके लिए जो आपके आईएफएस एसोसिएशन को, आपके अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। एक चुनौती को स्वयं कर, आपकी चुनौती भी कैसी आ रही है। इस चुनौती में अभी तक हमारा चीता तो जो चलेगा चलेगा, गजराज अपने आप आ गए। देखो अब आनंद की बात, जो गजराज अपने आ गए, जो हमारे यहाँ से कितने समय पहले चले गए, और आए तो आए, एक आए, दो नहीं आए, बताए कोई 100 बता रहा, कितने बताते हैं सिंह जी, बताओ, रोज आंकड़ा बढ़ाते हैं। कहा हम अपने जंगलों में पुराने समय में हाथी पाए जाते थे। मैं उज्जैन से आता हूं, उज्जैन के संग्रहालय में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जिनने भीमबेटका ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज खोजा था, वो ऐसी पुरातात्विक सामग्रियों का संग्रह बहुत अच्छे से करते, बड़े पैमाने। तो उसमें उस संग्रहालय में 5 लाख साल पुराना हाथी का सिर लेकर आया। वो हाथी के सिर का जो ढांचा है वो देख करके लगता है कि हाथी का सिर इतना बड़ा होता होगा, लेकिन वो अपने लिए एक तरह से आइडियल है।
और वही वो डायनासोर के धार और सबके पास में अंडे और जिसके अगर वो डायनासोर युग की याद दिलाते। लेकिन मुझे इस बात का और आनंद आया, थोड़ा सी आपकी मदद भी लगेगी। जब मैं अपने इन्वेस्टर समिट के दरमियान रोड शो करने अभी जर्मनी गया, तो जर्मनी में हमारी एक बेटी आपके इसी सतपुड़ा के जंगल में लगभग 3-4 साल तक या 10 साल तक उसने रिसर्च किया, पीएचडी, और उसने कहा कि ये उस काल की बात है जब डायनासोर के लिए समुद्र की रचना कहीं आगे पीछे हुई होगी, लेकिन ये जो डायनासोर भारत में मिलता है ये उसी वंश का वहां ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इस पे उसने रिसर्च किया और एक वो अपना ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत अलग प्रकार का संबंध बताता है। और ऑस्ट्रेलिया ये मुश्किल से, ऑस्ट्रेलिया तो क्या, ये खास करके जर्मनी के बेल्ट में, जर्मनी के राजधानी की बात का हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा रेशम रूट है जिससे हम आते जाते, ये काल के प्रवाह में थोड़ा बाद में इसका कहीं बटाव हुआ, अलगाव हुआ, तो ये ऐसे में बड़ी संभावना है कि ये डायनासोर के अंडे, डायनासोर के जो हिस्ट्री है उससे जुड़ करके सतपुड़ा का हमारा समृद्ध इलाका उससे और आगे वाला है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा फॉरेस्ट वालों से बोलिए कि वो हमारे आर्कियोलॉजी वालों को थोड़ी मदद करें। हमने फॉरेस्ट वालों का बहुत बड़ा मन है, वो सदैव करेंगे, चिंता मत करो, वो कोई आपको इस मामले कोई बंधन नहीं लगाएंगे। पता नहीं क्यों डरते लोग आपसे, भगवान जाने क्या है। मैं तो हमेशा प्रोत्साहन ही देता हूँ। फॉरेस्ट ये बात अलग है कि कोई पिंजरे के शेर नहीं है, ये मैं जानता हूँ। अब हमारा अपना एक दायरा है, अपना एक तरीका है, उस तरीके के अंदर अच्छी संभावना भी, लेकिन इस प्रकार की संभावना में भी प्रोत्साहन हम देंगे। इसलिए कुछ चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों पे भी हमको चलना है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके रहते हुए अभी मैं देख रहा था कि हमारा जंगल भी 1063 वर्ग किलोमीटर समृद्ध हुआ, बड़ा है। ये आपको बधाई देना चाहूंगा, ये आपके सबसे बड़े 2003 की तुलना में 2021 में ये आपने अपना जंगल का इलाका बढ़ाया है। और इसीलिए ऐसे कई क्षेत्र हैं, ग्रामों के विस्थापन की चुनौती भी आप बहुत सरलता से करते हैं। ये बात तो सही थी, जब मैं बैठा तो राता पुन्नी के मामले में 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे। तो मैंने जरा समझने का प्रयास किया ये है क्या, तो जबरदस्ती का बताया गया। कागज के खिलौने को सांप बता के डरा रहे थे, सांप है, सांप है। सांप कहाँ भाई, ये तो कागज है। क्योंकि ये अंदर जाके देखा तो न तो जिनके क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा वो डरने को तैयार है, लेकिन समझ में आने की बात नहीं, समझ नहीं पा रहे। आप जो समझा रहे थे वो पता नहीं कौन सा भूत खड़ा कर लिया। तो हमने कहा ये तो गलत बात है। तो भाई भोपाल से लग करके हमको बोलने में कितना अच्छा लगता है। हाँ, हमारे अपने भोपाल देश की एकमात्र ऐसी राजधानी है जहाँ कई सड़कों पे दिन में आदमी चलते, रात में टाइगर चलते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है। सह अस्तित्व के इससे बड़े उदाहरण क्या हो सकते हैं। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी और बहुत सारी संभावना जिस पे अपने को काम करना है। कुछ तो शुरू भी कर दिया, हमने कहा किंग कोबरा चाहिए हमको, हमारा किंग कोबरा गायब हो गया। अभी आपके यहाँ कोई इनकी काउंटिंग का सिस्टम नहीं है, अब आगे से कुछ को शुरू कर सकते हैं, है ना। अपने बीच में कितनी प्रकार की ऐसी कई सारी चीजें हैं कि किंग कोबरा का अपना उड़ीसा से लगा हुआ मध्य प्रदेश का जो हिस्सा, जो छत्तीसगढ़ के आसपास का, वहां पे वो अपने जिंदगी का रास्ता निकाल सकता है। क्योंकि ये बात सही है कि होता है तो टाइगर का एहसास अपने आप हो जाता है। हर वन क्षेत्र वालों के बारे में क्या बताना, आम आदमी को मालूम पड़ जाता है कि जंगल में कोलाहल हो रहा है, हिरण भाग रहे हैं, पक्षी चिल्ला रहे हैं, बंदर आवाज लगा रहा है, सब दूर मालूम पड़ जाए वनराज आ रहे हैं। ऐसी सेम स्थिति किंग कोबरा की भी। जैसे किंग कोबरा अगर जमीन पे आता है तो अपने अपने बिलों से निकल के सांप भागते दिखाई देते पूरे क्षेत्र से, जिधर देखो उधर सांप निकल के उसकी स्मेल से भाग रहे। और ऐसे में किंग कोबरा अपना शिकार करता है। सुन के कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि अपने सामने वो अपनी परमात्मा की दया है। और उसके हमें दुष्परिणाम कैसा आ रहा है उसको भी देख ले। उसका दुष्परिणाम ये कि किंग कोबरा के गायब होने से हमारे डिंडोरी जैसे, में वहां का प्रभारी मंत्री था, हमारे उस डिंडोरी जैसे जिले के अंदर
पूरे साल में सर्वाधिक रूप से क्षति अगर सरकार की अगर कहीं होती है तो सर्पदंश की घटना के बाद देने वाले अनुदान से होती है, क्योंकि एक व्यक्ति को 4 लाख व्यक्ति का 4 लाख का सवाल नहीं, लेकिन 200 लोग अगर मारे जाते किसी एक साल में, कितनी बड़ी बात है। लेकिन केवल वो इसलिए कि वहां अपने आप किंग कोबरा में जगह छोड़ दी, तो ये हो सकता है कुछ अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन इस दिशा में जो आप लोग अध्ययन करेंगे कराएंगे तो उसकी सही बात भी आएगी, और यही तो निदान लाना है, इन सारी बातों को खड़ा करना। एक और बात जो हमने कही थी उसका रास्ता भी निकालेंगे। बीच में से माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी कई बार हमको अपनी अपने दायरे में आकर के कई बार समझने समझाने में भी कोई फर्क आता है, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, बिल्कुल आप अच्छे से अच्छा काम करोगे, सरकार सदैव आपके साथ रहेगी। और खासकर मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने इसलिए मन से ही टूर बनाया। अभी हमने कहा आप घड़ियाल देखने जाए, घड़ियाल चूंकि कुछ कारण बन गया उस दिन थोड़ा यूनियन कार्बाइड वाला, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया। लेकिन आने वाले समय में ऐसी अच्छी जो प्रकार की विलक्षण हमारी लेकिन भविष्य की टूरिज्म की संभावना वाले क्षेत्र है, यह हमारी वन्य संपदा है। उस आधार पर आप भी बताइए, उस दिशा में आएंगे। अभी हमने कहा कि जैसे हम आते हैं तो स्वाभाविक रूप से जैसे पर्यटन के मामले में अपना ध्यान जाता है, ऐसे स्वाभाविक रूप से सरकार के बाकी संसाधनों के बलबूते पर प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन आपकी जो अच्छी बात है वो समाज के सामने आना चाहिए, प्रदेश में वो गौरवान्वित होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सुयोग्य अफसरों के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा वन विभाग और समृद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए, और निरंतर आपके मार्गदर्शन में वन महकमा उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा, ऐसी आशा है। और अब ग्रहण हो चला है, हम अतिथियों को स्मृति चिन्ह का प्रदान करेंगे और हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सबसे पहले मैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख असीम सर से निवेदन कि वे मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह का